हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे कल पवन तंत्र, जिसे कहते हैं विंड सिस्टम। और हमने डोलड्रम को पढ़ लिया था लगभग। जैसे कि आप जानते हैं कि डोलड्रम क्षेत्र में जो मुख्य नदियां थी, जैसे अमेजन नदी, कॉन्गो नदी और नील नदी, इनको हम पढ़ चुके थे। अब हमें ये पढ़ना है कि जो डोलड्रम में जो मुख्य द्वीप समूह है, जैसे कि इंडोनेशिया द्वीप समूह है, उसके बाद न्यू गिनी द्वीप समूह है, तो आज की क्लास में हम इनको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा आशु अक्षांश है, जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है, जहाँ पर दुनिया के सबसे प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं, उसको पढ़ते हुए हम अपने टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और वहीं से जहाँ से हमने कल अपनी क्लास छोड़ी थी। तो हमारी क्लास का जो आज का शुभारंभ होना है वो आपके सामने है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह और न्यू गिनी द्वीप। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि हमने कल क्या पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर टोटल 7 प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती है। कौन-कौन सी पाई जाती हैं? हम वही पढ़ रहे हैं। देखो, एक बार मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारी पृथ्वी की 0 डिग्री अक्षांश है हमारी पृथ्वी का। और मैंने आपको बताया था कि जो डोलड्रम है लगभग-लगभग यहाँ पर पाया जाता है, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, वो डोलड्रम कहलाता है। चलिए यहाँ पर मैं इसको बीचों-बीच खींच देता हूँ, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 5 डिग्री और इस 0 डिग्री अक्षांश के नीचे 5 डिग्री। तो ये जो इन दोनों अक्षांशों के मध्य का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इस एरिया को कहते हैं डोलड्रम और इसी एरिया को हम कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इस विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी का दूसरा नाम है डोलड्रम। और इसी डोलड्रम एरिया में हमने कल पढ़ा था कि विश्व की प्रमुख नदियां पाई जाती है, जैसे कि अमेजन नदी, जैसे कॉन्गो नदी, जैसे नील नदी। और इसी डोलड्रम एरिया में कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं, जैसे इंडोनेशिया द्वीप समूह, जैसे न्यू गिनी द्वीप समूह। तो आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने हमारी पृथ्वी पर टोटल 7 प्रकार की वायुदाब पेटियां देखी थी। उन 7 प्रकार की वायुदाब पेटियों में से हम इस पेटी को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इसको भूमध्य पेटी भी बोलते हैं और इसी को हम डोलड्रम कहते हैं और इसी को वैश्विक निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं। और जो दूसरी पेटी हमारी दूसरी और तीसरी है, वो यहाँ पर 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर जो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इन इन दोनों अक्षांशों को हम कहते हैं अशु अक्षांश। अर्थात ये जो 30 डिग्री है उत्तर में और ये 30 डिग्री है दक्षिण में, इन दोनों अक्षांशों को मिलाकर हम कह देते हैं ये हमारा अशु अक्षांश है। और इस अशु अक्षांश की विशेषता ये है कि यहाँ पर विश्व के प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। अधिकतर मरुस्थल यहीं पर पाए जाते हैं, जो कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और फिर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हमारे पास अगली जो वायुदाब पेटी पाई जाती है वो उपध्रुवीय पेटी पाई जाती है, यहाँ पर 60 डिग्री उत्तर में। और उसी प्रकार यहाँ पर दूसरी 60 डिग्री दक्षिण में उपध्रुवीय पेटी पाई जाती है। और फिर हमारे ध्रुवीय पेटी थी इधर ऊपर 90 डिग्री उत्तर और उसी प्रकार ये 90 डिग्री दक्षिण। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कुल 7 पेटी बताई थी। इनका अगर मैं नंबर लिखूं, जैसे कि ये 1 नंबर की पेटी थी, ये ध्रुवीय पेटी 1 नंबर, और ये दोनों ध्रुवीय पेटी 1 नंबर और 7 नंबर की जो पेटी है ये ध्रुवीय पेटी है। और ये 4 नंबर जो हमारा भूमध्य अक्षांश है, जिसको विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये तीनों पेटियां पृथ्वी के तापमान के कारण बनती है। कौन कौन से नंबर की? 1, 4 और 7। बाकी की जो पेटियां हैं वो वायु के कारण बनती है। बहुत ही प्रमुख प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि बताइए पृथ्वी की कौन कौन सी पेटियां तापमान के कारण बनती है और कौन कौन सी पेटियां वायु के कारण बनती है। बाकी की जो पेटियां हैं, जैसे कि अगर मैं उनके नाम लिखूं तो ये 2 नंबर की पेटी है। और ये जो इधर है, ये इसको हम 6 नंबर कह देंगे। ये 60 डिग्री वाली, ये 2 नंबर और 6 नंबर दोनों एक ही अक्षांश पर है। भाई 2 नंबर की पेटी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और 6 नंबर की पेटी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। उसी प्रकार जो हमारे पास अगला नंबर है, जैसे हमारे पास ये इधर 3 नंबर की पेटी है 30 डिग्री उत्तर में और इधर 5 नंबर की पेटी है 30 डिग्री दक्षिण में। तो ये दोनों पेटियां हमारी 30 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है, 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में, और इसी को हम कहते हैं अशु अक्षांश। तो फ्रेंड्स, हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं ये डोलड्रम, जो बीच का हमारा क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको हमने डोलड्रम कहा। और मैंने आपको कल बताया था ये हमारी पृथ्वी का सबसे उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है। कारण क्या है? क्योंकि जो सूर्य है वो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर लगातार गर्मी बनी रहती है। और जो वायु है, वो वायु इस गर्मी के कारण हल्की होकर ऊपर उठने लगती है
और संवहनीय वर्षा का निर्माण करती है। चूंकि वायु ऊपर उठकर संवहनीय हो जाती है और यहाँ पर प्रतिदिन 2 बार बारिश होती है लगातार। कोई सा दिन ऐसा होगा कोई सा दिन ऐसा होगा जहाँ पर यहाँ मतलब जिस दिन यहाँ पर बारिश ना हो। दिन में 2 बार बारिश होनी है इस डोलड्रम एरिया में। तो इसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। आपसे कभी-कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए डोलड्रम क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो डोलड्रम क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। कारण क्या है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और जो हवा है वो ऊपर उठकर वर्षा का निर्माण करती है। अगर आपको निम्न वायुदाब, उच्च दाब वायुदाब में कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एक तो हमारे पास है दाब जिसको हम बोलते हैं प्रेशर और एक हमारे पास है ताप जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। अगर दाब बढ़ेगा, ये मैंने बढ़ने का चिन्ह लगाया, अगर ये दाब बढ़ा तो ताप घटेगा और इसका उल्टा अगर दाब कम हुआ तो ताप बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मैंने बताया जो डोलड्रम क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी है, तो इसका मतलब हुआ कि तापमान अधिक होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ये दूसरे नंबर में, भाई अगर दाब कम हुआ तो ताप अधिक होगा। तो सूर्य की जब किरणें सीधी यहाँ पर पड़ती है डोलड्रम क्षेत्र में, तो यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो वायु दाब है वो कम हो जाता है और जो वायु है वो ऊपर उठने लगती है, जिसको बोलते हैं संवहनीय वायु, और फिर ऊपर उठकर वर्षा का निर्माण कर देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डोलड्रम एरिया में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, हमने कल पढ़ा था अमेजन नदी इसी एरिया में पाई जाती है। हमने कल पढ़ा था कॉन्गो नदी जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी, मतलब वैसे तो नील नदी भी अफ्रीका में ही है। हमने पढ़ा था कॉन्गो नदी इसी डोलड्रम एरिया में और फिर हमने पढ़ा था नील नदी इसी डोलड्रम एरिया में। तो अब इस डोलड्रम एरिया में हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख द्वीप समूह। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि सपोज हम पढ़ रहे हैं डोलड्रम, तो मैंने आपको ये कह दिया कि डोलड्रम की हमारे पास 0 डिग्री अक्षांश है। हालांकि डोलड्रम 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तर के मध्य का क्षेत्र है, पर मैं समझाने के लिए आपको बस ये 0 डिग्री अक्षांश एक मैंने आप पर खींच दिया। अब देखो कौन-कौन से प्रमुख द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर मैं उनका चित्र बनाना चाहूँ तो उनका चित्र आपके सामने ये रहा। देखो पहला जो प्रमुख द्वीप है वो है सुमात्रा द्वीप, जो कि यहाँ पर ऐसे पाया जाता है। हमारी भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश, उसके ऊपर ये पाया जाता है। और एक मलाय प्रायद्वीप पाया जाता है। एक यहाँ पर आप देश देखोगे जिसका नाम है मलेशिया। यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको देखने को, मलेशिया, उनके नाम है अभी बाद में लिखूंगा। और एक यहाँ पर हमारा बोर्नियो द्वीप पाया जाता है, जो कि लगभग 3 देशों में फैला हुआ है। बोर्नियो द्वीप कौन-कौन से देशों में फैला हुआ अभी बात करेंगे। और फिर यहाँ पर हमारा एक खुलावेसी द्वीप पाया जाता है। उसका अगर मैं चित्र बनाने का प्रयास करूं तो वो खुलावेसी द्वीप लगभग इस तरह से उसका आपको यहाँ पर चित्र देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर हमारा एक और द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है न्यू गिनी द्वीप। और ये जो सुमात्रा द्वीप है, इस सुमात्रा द्वीप के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास एक जावा द्वीप पाया जाता है और एक और द्वीप यहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम है बाली द्वीप। तो फ्रेंड्स ये हमारी पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है, जो डोलड्रम एरिया है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो एरिया है, उस डोलड्रम एरिया में हमारे ये प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं। इनका एक बार हम नामकरण कर देते हैं, क्या-क्या इनके नाम है। तो देखो इस द्वीप का नाम है, ये जो हमारे पास ये वाला द्वीप है, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ऐसे ही चित्र बनाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका नाम है सुमात्रा द्वीप और ये जो द्वीप है ये वाला, इसका नाम है मलाय द्वीप। मलाय द्वीप। और ये जो द्वीप है जो गोल वाला मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो। इस बोर्नियो द्वीप की क्या खास बात है अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो हमारे पास ये वाला द्वीप है ये खुला बेसी द्वीप है। ये इस द्वीप का नाम है खुला बेसी। ये खुला बेसी द्वीप है। और ये वाला जो द्वीप है ये न्यू गिनी द्वीप है। ये वाला न्यू गिनी द्वीप। और इधर जो हमारे पास ये द्वीप है ये वाला, ये जावा द्वीप है। जावा द्वीप। और ये जो द्वीप है ये बाली द्वीप है। बाली द्वीप। तो फ्रेंड्स ये प्रमुख द्वीप समूह हमें देखने को मिलते हैं डोलड्रम एरिया में। जैसे कल हमने देखा था कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो डोलड्रम एरिया में देखने को मिलती है। तो अमेजन नदी हमने कल पढ़ा था, जो कि जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी। हमने कल जाना था कि लगभग 2,90,000 घन मीटर पानी प्रति सेकंड समुद्र में ले जाती है।
दुनिया की सबसे बड़ी नदी जल निकासी के मामले में, और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसकी लंबाई हमने कल जाना था 6,650 किलोमीटर, जो कि भूमध्य रेखा से शुरू होती है। विक्टोरिया झील से, मैंने आपको बताया था, जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका के 3 देश हैं। कौन-कौन से हैं? युगांडा है, और तुम्हारा तंजानिया है, एक देश और है कोई सा, वहां पर तीनों देशों से निकल के भूमध्य रेखा से निकलती है, और कर्क रेखा को पार करते हुए जो भूमध्य सागर है वहां पर गिरती है जाकर, जो मिस्र की जीवन रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल उसी तर्ज पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ द्वीप समूह हैं, ये हमारे डोरडम क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन-कौन से द्वीप समूह हैं, उनका मैंने नाम आपके सामने लिखा। सुमात्रा द्वीप हो गया, मलाय द्वीप हो गया, जावा द्वीप इधर, बाली द्वीप इधर, ये बोर्नियो द्वीप है। ये जो बोर्नियो द्वीप है, इसकी खास बात ये है कि ये 4 देशों की सीमा पर मिलता है। एक देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जिसको ब्रूनेई बोलते हैं, और दूसरा देश लगभग-लगभग यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और तीसरा देश इधर नीचे देखने को मिलेगा। अगर मैं इनके नाम लिखना चाहूँ, तो कौन से पेन से लिखने चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ। चलिए इससे लिख देता हूँ, थोड़ा-सा छोटा करके। देखो ये वाला जो देश है इधर यहाँ पर, ये ब्रूनेई है, ब्रूनेई। ब्रूनेई देश यहाँ पर एक देखने को मिलेगा तुम्हें। और ये जो बीच में देश है, ये मलेशिया है। ये मलेशिया देश आपको देखने को मिलेगा, और जो नीचे है ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। उसी प्रकार देखो मलेशिया इधर भी है, मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया इधर मलेशिया। ये जो मलाय द्वीप है, ये भी मलेशिया है इधर। और इधर एक देश आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिंगापुर। यहाँ पर एक देश आप देखने को देखेंगे, इस देश का नाम है सिंगापुर। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि जो डोरडम एरिया है, वहां पर कौन कौन से प्रमुख द्वीप और देश देखने को मिलेंगे। तो ये जो ब्रूनेई द्वीप है, ये प्रमुख 3 देशों से, जो 3 देशों की सीमा है, जैसे कि ब्रूनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, वहां पर ये बोर्नियो द्वीप पाया जाता है। खुलावेशी द्वीप की बात करें तो ये खुलावेशी द्वीप यहाँ पर, और जो न्यू गिनी द्वीप है, ये जो इधर न्यू गिनी द्वीप है, इसकी खास बात ये है कि ये इधर एक तुम महाद्वीप देखोगे जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व दिशा में लगभग लगभग पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रमुख द्वीप जो कि डोरडम क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इनके बारे में छोटी-छोटी जानकारी, छोटे-छोटे पॉइंट लिख लेते हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टि से अगर कोई फैक्ट्स हमसे पूछा जाए, तो हम उसका तुरंत अच्छे से जवाब दे पाएँ। चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पर। देखो मैंने आपको समझा दिया है, ये डोरडम एरिया में प्रमुख द्वीप समूह हमारे पाए जाते हैं। चलिए अब अपनी स्लाइड पर चलते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं इंडोनेशिया द्वीप समूह और न्यू गिनी द्वीप समूह। तो हम शुरुआत पहले कर रहे हैं इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह है उनसे। तो इंडोनेशिया के द्वीप समूह का ये आपके सामने परिचय है। देखो इंडोनेशिया जो है, ध्यान से सुनना, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश है। क्यों है? कारण कारण ये कि यहाँ पर इंडोनेशिया में लगभग-लगभग 7,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। 7,000 से अधिक, 7 नहीं सॉरी 17। 17,000 से अधिक द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए जो इंडोनेशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश है। चलिए और थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं, जो हमारा इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इसकी लोकेशन की बात करें तो यह है दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के बीच स्थित है। जैसे कि मैंने आपको एक लोकेशन आपकी मैप के जो अभी मैंने आपको खींच के दिखाया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी खास बात, इंडोनेशिया का अधिकांश भाग भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु है। देखो जितना भी क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होगा, वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। कारण कारण ये कि वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी धरातल पर पड़ती हैं, जिसके कारण गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, और अगर तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और अगर वायुदाब घटा तो जो हवा है, जो पवन है, वो वहां से ऊपर उठने लगती है, संवहनीय पवन कहते हैं उनको, संवहनीय धारा वायु की, और फिर ऊपर उठकर वर्षा का निर्माण करती है, बादलों का निर्माण करती है, और दिन में 2 बार वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर। इस भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा हमने 0 डिग्री को कहा, 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण में, ये जो पूरा दोनों का बीच का क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, इसी को हम कहते हैं डोलड्रम। तो इसी डोलड्रम एरिया में हमने ये पढ़ा इंडोनेशिया। अब बात करते हैं प्रमुख द्वीप कौन-कौन से इंडोनेशिया के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप देश है, इसमें लगभग 17,000 से अधिक द्वीप हैं। तो प्रमुख द्वीप कौन-कौन से हैं? प्रमुख द्वीप एक तो सुमात्रा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखो चित्र के माध्यम से समझाया, ये सुमात्रा द्वीप है इधर ये आप देख रहे होंगे सुमात्रा, और फिर ये जावा द्वीप है। तो हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी खास बात क्या-क्या है।
देखो जो सुमात्रा जो द्वीप है, यहाँ पर कॉफी, रबर और तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सुमात्रा द्वीप कॉफी, रबर और तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात और खास है यहाँ पर सुमात्रा द्वीप पर, वो ये है कि यहाँ पर टोबा झील है। कभी-कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि बताइए टोबा झील किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको ऑप्शन दे देगा सुमात्रा झील, जावा झील मतलब सॉरी सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, 4-5 ऑप्शन ऐसे मिल जाएँगे और आपसे पूछा जाएगा टोबा झील बताइए किस द्वीप पर है? तो टोबा झील सुमात्रा द्वीप पर है। अब बात करते हैं दूसरा प्रमुख द्वीप इंडोनेशिया का, वो है जावा। और जावा क्यों प्रसिद्ध है? जावा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सबसे घनी आबादी बसती है जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा जो घनी आबादी है वो यहीं पर बसती है जावा द्वीप पर। और एक खास बात और इसके बारे में है, जो इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है जिसका नाम है जकार्ता, ये इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है जकार्ता। ये जकार्ता राजधानी भी जावा द्वीप पर ही स्थित है। अब आप मुझे बताइए, जब मैंने ये कहा कि जकार्ता इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? जरा बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या होगा? हम जावा द्वीप की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जावा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप समूह में सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है और इसी जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है जकार्ता, वो भी यहीं पर स्थित है। और एक खास बात और है इसके बारे में, जो विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक, वो भी यहीं पर पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा जावा द्वीप के बारे में। अब थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख प्रमुख द्वीप, जैसे कि मैंने आपको बताया बाली द्वीप। ये बाली द्वीप है, जावा द्वीप से नीचे। देखो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही चित्र के माध्यम से समझा दिया था। ये जावा द्वीप इधर है और ये बाली द्वीप है। तो बाली द्वीप की क्या खास बात है? चलिए थोड़ा-सा समझते हैं। देखो बाली द्वीप पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और हिंदू संस्कृति और मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है बाली द्वीप। डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है कि बताइए कौन-सा द्वीप है जो पर्यटन और हिंदू संस्कृति और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बाली द्वीप। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ और मुख्य प्रमुख द्वीप हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको रीड कर सकते हैं। प्रमुख तो 3-4 ही हैं, सुमात्रा, जावा और बाली। अगर आप चाहते हैं इनके बारे में आप रीड करें तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। आप अच्छे से पढ़ लेना इनके बारे में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, जिसका नाम है सतीश अकेडमी ऑनलाइन। आप उस चैनल को जॉइन कीजिए। हम आपको जितनी भी पीडीएफ यहाँ पर, जिस पीडीएफ के माध्यम से हम आपको पढ़ाते हैं, वही सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको उससे बहुत लाभ होगा, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी होगी और जो समय-समय पर हम टेस्ट सीरीज कराते रहते हैं, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। तो बात है कि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा? तो आप सीधा टेलीग्राम पर जाइए और सर्च भी कर सकते हैं, सतीश अकेडमी ऑनलाइन के नाम से है। ये हमारा टेलीग्राम पर चैनल है। अगर आपको यहाँ पर सर्च करने से नहीं मिला टेलीग्राम पर, तो फिर मैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप कमेंट बॉक्स चेक करना, आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम पर जॉइन हो जाइए और वहाँ से आप ये जो डेली रूटीन की जो हमारी पीडीएफ्स है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, वो आपको मैं डेली प्रैक्टिस कराता रहूँगा, मतलब प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पश्चिमी न्यू गिनी द्वीप या पापुआ द्वीप भी इसको कहते हैं। देखो इसकी खास बात, यह द्वीप का पश्चिमी भाग है जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। द्वीप का प्रमुख भाग पश्चिमी न्यू गिनी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा मुख्य द्वीप समूह है, न्यू गिनी द्वीप। देखो इसके परिचय की बात करें न्यू गिनी द्वीप की, तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो आप बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी द्वीप। तो अगर ये दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला कौन-सा होगा? तो पहला होगा ग्रीनलैंड। मैंने इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है। ग्रीनलैंड अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन-सा है? तो वो है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स, जो न्यू गिनी द्वीप है इसके परिचय में मैंने आपको बताया कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद यह इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच विभाजित है। और इसकी खास बात की अगर हम बात करें, जो इसकी जो स्थिति है, इसकी जो न्यू गिनी द्वीप की स्थिति है, न्यू गिनी द्वीप पश्चिमी भाग इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है और इसका जो पूर्वी भाग है, वो एक देश है जिसका नाम है पापुआ, उसके अंतर्गत आता है। और भी इसकी खास बात है न्यू गिनी द्वीप की, वो ये है कि ये जो न्यू गिनी द्वीप है, ये जो उत्तरी अमेरिका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले चित्र में, उत्तरी अमेरिका जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका नहीं, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में ये न्यू गिनी द्वीप स्थित है। तो ये
एक मार्ग का काम भी करता है ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, क्या खास विशेषताएं हैं। तो देखो, जो 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 स्थान हम पढ़ रहे हैं डोलड्रम के मध्य, वहां पर घने वर्षावन होंगे, क्योंकि वहां पर जब दिन में दो दो बार बारिश होगी तो वर्षावन पाए जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र पाए जाएंगे, और जैव विविधता भी पाई जाएगी जब वर्षा अधिक होगी, जैसे कि हमने पढ़ा था अमेजन नदी घाटी के बारे में, जहां पर विश्व की 20% ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जैव विविधता का बहुत बड़ा हमने स्थल देखा था। तो चूंकि ये क्षेत्र भी डोलड्रम के मध्य में ही आता है, इसलिए यहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाएगी। जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है न्यू गिनी द्वीप, और यहाँ पर सैकड़ों जनजातीय समूह रहते हैं। और दूसरी बात, ये क्षेत्र खनिज संपदा विशेषकर सोना और तांबा, इनके लिए भी प्रसिद्ध है। न्यू गिनी द्वीप की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और थोड़ा सा इसका महत्व की बात कर लेते हैं दोनों द्वीपों की। हमने आज पढ़े, जो प्रमुख डिटेल में पढ़े, इंडोनेशिया द्वीप समूह और न्यू गिनी द्वीप समूह। इस इंडोनेशिया में हमने पढ़ा सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप और बाली द्वीप, और न्यू गिनी द्वीप। तो देखो, इनकी और थोड़ा सा महत्व की बात कर लेते हैं। जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ये विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। उसके बाद मसाले और प्राकृतिक संसाधनों में भी ये जो द्वीप है इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये बहुत ज्यादा फेमस है। मसाले सर्वाधिक पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। तो ये इसका महत्व है इंडोनेशिया द्वीप का। उसी प्रकार बात करते हैं न्यू गिनी द्वीप के महत्व की। तो देखो, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेतु का काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। भाई, मैंने आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया था। देखो, ये मैंने पहले बना दिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इधर नीचे ये, और ये ऊपर आप न्यू गिनी द्वीप देख रहे होंगे। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सेतु का कार्य करता है न्यू गिनी द्वीप। साथ ही जैव विविधता और जनजातीय संस्कृति का भंडार है। देखो, डोलड्रम के मध्य हम किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे, वहां पर जैव विविधता पाई जाएगी, वहां पर उष्ण आर्द्रता पाई जाएगी, वहां पर दिन भर में वर्षा पाई जाएगी। अगर आपको डोलड्रम के मध्य का कोई भी क्षेत्र दिखाई दे, या आपसे कोई भी प्रश्न डोलड्रम के मध्य के एरिया से पूछा जाए, तो आप आंख बंद करके लगा देना, जैव विविधता पाई जाएगी और उष्ण तापमान पाया जाएगा और आर्द्रता पाई जाएगी। उष्ण तापमान क्यों पाया जाएगा? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। और आर्द्रता क्यों पाई जाएगी? क्योंकि दिन भर में 2 बार वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था डोलड्रम, जो कि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, जिसको हमने कहा डोलड्रम। अब हम चलते हैं अपने अगले, जो पृथ्वी की दूसरी वायुदाब पेटी है, जिसको हमने नाम दिया था उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उसकी ओर चलते हैं, और इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। देखो, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। कहाँ गया वो चित्र हमारा? एक सेकंड, ये रहा। इसी चित्र की बात करते हैं फिर से। देखो, इस चित्र की अगर मैं आपको बात कर, एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा, जी, देखो ये चित्र है। ये तो हमने पढ़ लिया है 0 डिग्री वाला, ये ये जो हमारा डोलड्रम है, इसको तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको एक बार अगर इरेज कर दूं समझाने के लिए, थोड़ा सा, एक सेकंड फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा इरेज कर लूं मैं इसको। फिर हम जो पढ़ेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र पढ़ेंगे। ये जो हमने अभी पढ़ा डोलड्रम, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, इसी को डोलड्रम कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो देखो, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है, ये सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी होगी कि 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में, ये दोनों ही क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र कहलाते हैं। हमने ये एवरेज लिया है, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री एवरेज लिया था, 5 डिग्री नीचे और 5 डिग्री ऊपर, उसी प्रकार से ये जो हमारा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, इसमें भी हम 5 डिग्री ऊपर, अर्थात ये जो 25 डिग्री है, 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के जो मध्य का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उसी प्रकार यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 25 डिग्री के मध्य से, मतलब 25 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य की बात करते हैं। तो ये हमारा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हम इस एरिया को पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर में ये वाला एरिया 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये वाला एरिया 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। तो ये जो 30 डिग्री के अक्षांश है, एवरेज एवरेज 30 डिग्री उत्तर में, 30 डिग्री दक्षिण में। तो ये जो दोनों अक्षांश है, 30 डिग्री उत्तर में, 30 डिग्री दक्षिण में, इन अक्षांश को कहते हैं अश्व अक्षांश।
अशु अक्षांश। और इस अशु अक्षांश पर ही हमारी दुनिया के जो प्रमुख मरुस्थल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं इनका निर्माण कैसे होता है, तो एक बार ये समझ लेते हैं कि निर्माण कैसे होता है इनका। देखो, अगर हम निर्माण की बात करें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो हमारा डोलड्रम है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगातार सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वायु हल्की होती है, तापमान कम होता, मतलब तापमान अधिक होता है, वायुदाब कम होता है। तो ये जो लगातार यहाँ से वायु संवहनीय हो जाती है, ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के बाद वायु इस क्षेत्र में गिरती है। ये जो डोलड्रम की वायु ऊपर उठ रही है लगातार और वर्षा हो रही है, तो यहाँ से वायु ऊपर उठने के बाद यहाँ पर गिरती है 30 डिग्री उत्तरी में, उत्तरी अक्षांश पर, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो अब आप एक बात बताइए, जब वायु यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरेगी तो वर्षा होगी क्या? जैसे यहाँ पे हमने 0 डिग्री में पढ़ा, 0 डिग्री में वायु ऊपर जा रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, वायुदाब कम हो रहा है, वायु ऊपर जा रही है, वर्षा का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण है, जो यहाँ पर 0 डिग्री वाली जो वायु ऊपर उठ के जा रही है, वो यहाँ पर नीचे गिरती है। तो जब वायु नीचे गिरेगी तो वर्षा कैसे होगी? वर्षा तो तब होगी जब वायु धरती से ऊपर जाए, कुछ अपने साथ नमी, कुछ वाष्पीकरण लेके जाए, तो वर्षा का निर्माण हो। अब जब यहाँ पर वर्षा, मतलब जो वायु है वो नीचे आ रही है ऊपर जाने की बजाय, तो वर्षा कैसे हो पाएगी? इसलिए ये जो 30 डिग्री का क्षेत्र है, चाहे वो 30 डिग्री उत्तर में हो, चाहे वो 30 डिग्री दक्षिण में हो, इस क्षेत्र में हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, और इसको हम कहते हैं अशु अक्षांश। कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अशु अक्षांश किस डिग्री क्षेत्र को कहते हैं, तो आप कहिएगा 30 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये 30 डिग्री एवरेज है, इसको हम 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र मानते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो कौन कौन से मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वो समझाया था, प्रमुख द्वीप समूह, वैसे ही हम यहाँ पर समझने वाले हैं कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल पाए जाएंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम हमारा 0 डिग्री अक्षांश खींच देते हैं। देखो, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हम 30 डिग्री को पढ़ने जा रहे हैं ना, इसलिए। और उसी प्रकार ये हमारा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। तो इनका मैं अगर नामकरण कर दूं एक बार, ताकि आपको समझ में रहे कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, और ये हमारा 30 डिग्री अक्षांश उत्तर में है, आप समझ ही जाओगे, ऊपर जो उत्तर दिशा होती है, और ये हमारा 30 डिग्री अक्षांश है दक्षिण में। अब हम बात ये कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल यहाँ पर पाए जाएंगे। यहाँ से बहुत मुख्य मुख्य प्रश्न आपके बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि बताइए क्या कारण है जो प्रमुख मरुस्थल है धरती के वो पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीपों की पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं, ये जो अशु अक्षांश है, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा डोलड्रम में कौन कौन से प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं, उसी प्रकार अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो अश्व अक्षांश है, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। देखो, यहाँ पर आपको दो देश देखने को मिलेंगे, एक है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको। इन दोनों की सीमाओं पर यहाँ पर आपको 3 मरुस्थल देखने को मिलेंगे। मैं उनका अगर नामकरण करना चाहूं तो वो 3 मरुस्थल कौन कौन से हैं, देखो, एक तो यहाँ पर मिलेगा आपको, एक यहाँ मिलेगा, और एक यहाँ मिलेगा। ये 3 मरुस्थल आपको यहाँ मिलेंगे। इनका क्या क्या नाम है अभी हम बात करेंगे डिटेल में। और एक प्रमुख मरुस्थल जिसको कौन नहीं जानता बताइएगा, जो सहारा मरुस्थल है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, और अफ्रीका महाद्वीप के लगभग लगभग देश जो है इसमें, यहाँ पर 10 से अधिक देशों की सीमाओं में, या 10 से अधिक देशों के क्षेत्रफल में ये सहारा मरुस्थल अकेला फैला हुआ है। इसका नाम है सहारा मरुस्थल। और इस सहारा मरुस्थल के बाद एक मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, जो सऊदी अरब में है। अभी हम बात करेंगे इसका क्या नाम है। और फिर यहाँ पर 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, जो कि दोनों ईरान में है। और फिर एक यहाँ पर हमारे देश का मरुस्थल पाया जाता है, जो कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान में, थोड़ा बहुत क्या मतलब दोनों देशों में है, पाकिस्तान और भारत, जिसका नाम है थार मरुस्थल। तो इनका हम पहले नामकरण कर देते हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज करना चाहता हूँ, और मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कौन से पेन से लूं ताकि आपको, हाँ ठीक है।
तो देखो ये यूएसए और मैक्सिको की जो सीमा है, यहाँ पर 3 मरुस्थल मैंने आपको बताया। ये तीनों मरुस्थलों के अगर हम नामकरण करना चाहें, तो पहला मरुस्थल है मोहाबी, मोहाबी। दूसरा मरुस्थल है सोनोरन, सोनोरन। आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां से आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा मरुस्थल है अरिजोना, अरिजोना। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे 3 मरुस्थल बताए, इनमें से कौन सा मोहाबी है, कौन सा ये है, बस उसको आप समझ लीजिए। बस आपको तो यही याद रखना है कि जो यूएसए और मैक्सिको है, उनकी सीमा पर कौन-कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो 3 मरुस्थल मोहाबी, सोनोरन और अरिजोना। तो ये जो मोहाबी है, देखो ये जो ऊपर वाला है, ये है मोहाबी। थोड़ा-सा यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि कैसे थोड़ा-सा मैं पेन को, हाँ, तो ये वाला जो मरुस्थल है, ये ऊपर वाला ये मोहाबी है। और जो नीचे वाला है, ये अरिजोना है, ये वाला। और जो बीच का बचा, वो सोनोरन है। आप समझ लीजिए, ठीक है? अब ये सहारा मरुस्थल है, इसको कौन नहीं जानता बताइए पहले? इसको मैं यहाँ पर इसका नाम लिखना चाहूँ तो ये हमारा सहारा है। ये है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है। और इसकी बात करेंगे कौन-कौन से देश में पाया जाता है? अभी फिलहाल हम इनका नामकरण कर रहे हैं। और ये जो वाला मरुस्थल है, ये वाला, इसका नाम है अल्नाफूद, अल्नाफूद। उसी प्रकार ये जो 2 मरुस्थल हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मरुस्थल ईरान में हैं। इस वाले मरुस्थल की बात करें तो इसका नाम है दस्त-ए-कबीर, इसका नाम है दस्त-ए-कबीर। और ये जो दूसरा नीचे का है, इसका नाम है दस्त-ए-लुत, दस्त-ए-लुत। और ये जो मरुस्थल है, ये हमारे भारत का और पाकिस्तान का थार मरुस्थल है। अगर आप इनकी लोकेशन लिखना चाहें कहाँ-कहाँ पर है, तो चलिए एक बार लिख लीजिए। देखो ये जो अल्नाफूद है, ये सऊदी अरब में पाया जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में सऊदी अरब, सऊदी अरब में पाया जाता है ये अल्नाफूद। और ये जो दो मरुस्थल हैं, दस्ते कबीर और दस्ते लुत्फ, ये दोनों पाए जाते हैं ईरान में। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, आप लिख सकते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं ईरान में। और ये जो थार मरुस्थल है, ये हमारे भारत प्लस पाकिस्तान में पाया जाता है, भारत प्लस पाक। और ये जो सहारा मरुस्थल है, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो लगभग 10 देश हैं, 10 देश से भी ज्यादा, 10 देश से भी ज्यादा देशों की सीमा में ये अकेला सहारा मरुस्थल पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और ये मैंने आपको बताया, मोहानी, सोनोरन और अरिजोना, ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर पाए जाते हैं। तो हमारे लिए ये अभी हम पढ़ रहे हैं अश्व अक्षांश, और अभी हम ये उत्तरी अक्षांश की बात करें 30 डिग्री उत्तर। यहाँ पर ये जो 30 डिग्री नीचे दक्षिण में है, इसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर भी कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं। अभी हम उत्तर की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारा सहारा मरुस्थल है, ये कौन कौन से देशों में पाया जाता है? कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 4 विकल्प आपको दे दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा देश है जहां पर सहारा मरुस्थल नहीं है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के 10 देशों से भी अधिक, 10 देशों से भी अधिक देशों के सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कौन कौन से वो 10 देश से अधिक वाले देश हैं, उनके नाम फटाफट लिख लीजिए। देखो मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूं, आप लिख लीजिए, क्योंकि जगह कम है। जगह की तंगी के कारण यहाँ पर मैं उनके नाम नहीं लिख पाऊंगा, पर फिर भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। देखो एक नाम है यहाँ पर, जो पहला नाम है मिस्र, आप लिख लीजिए मिस्र। दूसरा नाम है सूडान। तीसरा नाम है लीबिया। और चौथा नाम यहाँ पर आपको मिलेगा चाड। पांचवा नाम है नाइजर। छठा नाम है अल्जीरिया। और जो सातवां नाम है वो आपको मिलेगा ट्यूनीशिया। आठवां नाम आपको मिलेगा मोरिटानिया। और जो नौवां नाम है वो मिलेगा मोरक्को। 10वां नाम आपको मिलेगा माली। और जो 11वां नाम है वो मिलेगा आपको पश्चिमी सहारा। तो ये कभी कभी आपको ऑप्शन में देशों के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है। या तो ऐसे प्रश्न बनता है, या ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि बताइए किस किस देश में सहारा मरुस्थल है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के 10 देशों से अधिक देशों में स्थित है। उनके मैंने आपको नाम लिखवाए। और भी सहारा मरुस्थल के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, पृथ्वी का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? वो है सहारा मरुस्थल। उष्ण है, उष्ण अर्थात गर्म। अगर ठंडे की बात करेंगे या फिर पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो उस पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल मैंने आपको कई बार बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं।
तो पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा अंटार्कटिका। लेकिन अगर उष्ण मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया, कभी-कभी आपसे ये भी प्रश्न बन जाएगा कि बताइए जो अश्व अक्षांश है उसके उत्तरी अक्षांश पर, अर्थात जो अश्व अश्व अक्षांश है उसके उत्तरी दिशा में, उत्तरी अक्षांश अर्थात 30 डिग्री उत्तर में कौन-कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? आपको ये सारे नाम दे दिए जाएँगे। जैसे कि इधर मैंने लिखा मोहानी, शायद आपको यहाँ पर कम दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जगह की कम तंगी थी। ये हमारे पास पहला इधर मोहानी, फिर उसके बाद सोनोरन और उसके बाद ये तीसरे नंबर का है अरिज़ोना। उसी प्रकार यहाँ पर, और ये जो मोहानी, सोनोरन और अरिज़ोना है ये यूएसए और मैक्सिको इनकी सीमा पर पाया जाता है। उसके बाद ये सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में 10 देशों से अधिक में पाया जाता है। फिर ये अल्नाफूद मरुस्थल है ये इधर, ये पाया जाता है सऊदी अरब में। और फिर ये दस्ते कबीर और दस्ते लुत ये पाया जाता है ईरान में। और ये थार मरुस्थल ये हमारे भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे उत्तरी अक्षांश जो कि अश्व अक्षांश है 30 डिग्री, उस पर पाए जाने वाले मरुस्थलों के नाम। अब चलते हैं दक्षिण अक्षांश की ओर, जो अश्व अक्षांश ही है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये दोनों अक्षांश हमारे जो हैं, इनको एक ही नाम दे देते हैं, अश्व अक्षांश। क्योंकि जो जलवायु ऊपर होगा 30 डिग्री उत्तर में, वही जलवायु नीचे होगा 30 डिग्री दक्षिण में। क्योंकि सूर्य तो एकदम बीचों-बीच है, तो आधा हिस्सा उधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। इसलिए हम हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बाँट देते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बीच में सूरज है, तो जितना फ़र्क उत्तरी ध्रुव में पड़ेगा, उतना ही दक्षिणी ध्रुव में पड़ेगा। तो इसलिए जो दोनों डिग्री है, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ये अश्व अक्षांश कहलाते हैं। तो हमने 30 डिग्री उत्तर का अश्व अक्षांश समझा, अब हम पढ़ रहे हैं 30 डिग्री दक्षिण का जो अश्व अक्षांश है। यहाँ पर देखते हैं कौन-कौन से प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा अगर नीचे करना चाहूँ तो देखता हूँ हो जाता है क्या? बिल्कुल, अब थोड़ा-सा ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। नई स्लाइड आ गई, बिल्कुल चलो, चलिए ठीक है इतना। तो अब देखो यहाँ पर 30 डिग्री दक्षिण में कौन-कौन से मरुस्थल हैं, एक बार इनकी लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही प्रमुख मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। धरती का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कभी-कभी आपसे डायरेक्ट पर पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन-सा है? तो शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। ये दक्षिण पेरू और जो चिली है उत्तरी चिली, उसकी सीमा पर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 और मरुस्थल देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर बीचों-बीच और फिर थोड़ा-सा यहाँ ऊपर की ओर, ये। उसके बाद यहाँ पर हमारा, मैंने आपको बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लगभग-लगभग मकर रेखा पर ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको 4 से 5 मरुस्थल मुख्य-मुख्य देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कौन-कौन से हैं। तो फिलहाल आप उनके ऐसे नोट कर लीजिए, एक मरुस्थल यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इनके एक बार नामकरण कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी अक्षांश जो 30 डिग्री है, कौन-कौन से मरुस्थल यहाँ पर पाए जाएँगे। तो पहला मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। तो ये वाला जो मरुस्थल है, ये वाला ये, इसका नाम है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। इसके बारे में आप एक फेमस चीज़ लिख सकते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, वो ये है कि ये अटाकामा मरुस्थल दुनिया का शुष्कतम मरुस्थल है, सबसे गर्म और सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर वर्षा 12-12, 15-15 साल तक नहीं होती है, एक-एक बूंद नहीं पड़ती 15-15 साल तक। और जगह तो थोड़ी बहुत पड़ जाती है, लेकिन जो अटाकामा मरुस्थल है यहाँ पर 15-15, 10-12, 15 साल तक बरसात की एक-एक बूंद को तरस जाते हैं। तो ये अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम, हालाँकि मैंने सबसे लगा दिया, तो सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगर मैं शुष्कतम कहूँगा तो सबसे हटाना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो अटाकामा मरुस्थल है वो दुनिया का शुष्कतम मरुस्थल है। चलिए, और ये जो दूसरा मरुस्थल है इधर ये वाला, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मामीब। ये नामीबिया में है और दक्षिण अमेरिका में है। इसका नाम है मामीब। मामीब मरुस्थल है। और ये जो मरुस्थल है इसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। ये कालाहारी, ये कालाहारी मरुस्थल है। ये कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका दोनों के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये बात करें इधर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर मुख्यतः 5 मरुस्थल देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से हैं? देखो इनके मैं एक बार नाम लिख देता हूँ पाँचों के, फिर मैं आपको समझाऊँगा कौन से का क्या नाम है। तो चलिए इससे लिखता हूँ ब्लैक पेन से। तो एक मरुस्थल है यहाँ पर सिम्पसन, सिम्पसन, सिम्पसन मरुस्थल। दूसरा मरुस्थल है गिब्सन और तीसरा मरुस्थल है तनामी
चौथा मरुस्थल है यहाँ पर ग्रेट सैंडी, और जो पांचवा मरुस्थल है वो है ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको पृथ्वी का प्यासी प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है पृथ्वी का प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, या प्यासी भूमि का महाद्वीप। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सिप्सन मरुस्थल है, ये वाला जो मरुस्थल है इसका नाम है सिप्सन। थोड़ा सा और मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो सिम्पसन मरुस्थल है ये ऊपर वाला है। कभी कभी इनकी दिशा भी पूछ ली जाती है कि बताइए सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, और मध्य में कौन है। और ये जो गिब्सन है ये वाला है। जो तनामी है वो ये है, और जो ग्रेट सैंडी है वो ये वाला मरुस्थल है, और जो ग्रेट विक्टोरिया सबसे नीचे का ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। तो मैंने आपको बताया जो अफ्रीका जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो प्यासी भूमि का देश कहलाता है। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़े अश्व अक्षांश पर प्रमुख मरुस्थल। 30 डिग्री उत्तर में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल है वो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। देखो 30 डिग्री उत्तर के ये सारे मरुस्थल हैं। इधर शुरुआत हमने करी थी इधर मोहानी, सोनोरन और अरिजोना से। फिर इधर सहारा मरुस्थल, उसके बाद अल्नाफू जो कि सऊदी अरब में है, फिर दस्ते कबीर और दस्ते लुत जो कि ईरान में है, और फिर थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में है। फिर उसी प्रकार हमने इधर बात करी है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो यहाँ पर हमारा अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, विश्व का सबसे प्रमुख मरुस्थल, सबसे शुष्क मरुस्थल। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। और इसकी बात करें ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पेरू के दक्षिण भाग और चिली उसके उत्तरी भाग दोनों की सीमा पर पाया जाता है। उसके बाद ये मावीब मरुस्थल है। ये मावीब मरुस्थल नीमिया और दक्षिण अफ्रीका के भाग में पाया जाता है। उसके बाद ये हमारा कालाहारी मरुस्थल है। ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये बॉल्सन और दक्षिण अफ्रीका के उसमें भाग में पाया जाता है। और फिर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इधर, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख 5 मरुस्थल सिप्सन, गिब्सन, तनामी, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया। तो जी चलिए अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। देखो फैक्ट्स मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिए हैं, पर ये आपके सामने परिचय। सबसे पहले इनका बनने का कारण मैंने आपको शुरू में, अच्छा परिचय क्या, देखो परिचय ये कि ये जो मरुस्थल है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के आसपास पाए जाते हैं। और ये 30 डिग्री उत्तर वाला अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण वाला अक्षांश ये दोनों क्या कहलाते हैं? अश्व अक्षांश। इसको कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब वायुदाब पेटी। चलिए देखो जहां पे नहीं लिखा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, इसका नाम है 30 डिग्री अक्षांश का, वो उत्तर में और दक्षिण दोनों में। और यह क्षेत्र दोनों गोलार्धों में, मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूं कि दोनों क्षेत्रों में, दोनों गोलार्धों में पाया जाएगा। 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण। और देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि हिंदी में कहते हैं अश्व अक्षांश, तो इंग्लिश में कहेंगे हॉर्स लैटिट्यूड। चलिए बनने का कारण मैंने आपको बता दिया था, जो 0 डिग्री अक्षांश है हमारा, जो भूमध्य रेखा है, वहां से संवहनीय हवा ऊपर उठती है। 0 डिग्री अक्षांश से गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी, और फिर यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांशों पर हवा नीचे गिरती है। इसलिए इसी कारण ये अक्षांश, ये जो हमारे अश्व अक्षांश है ये बनता है। देखो ऊंचाई पर पहुंचकर ये हवा ठंडी होकर भारी बन जाती है, और फिर 30 डिग्री अक्षांश के आसपास नीचे गिरती है और उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करती है। जब वायु लगातार नीचे ही गिरेगी, नीचे ही गिरेगी, नीचे ही गिरेगी, तो बताइए वर्षा कैसे होगी? वर्षा तो तब होगी जब वायु ऊपर जाए और बादलों का निर्माण करे, वर्षा होगी। तो ये जो 30 डिग्री के अक्षांश है उत्तर में और दक्षिण में, यहाँ पर जो 0 डिग्री वाली हवा जो ऊपर उठकर जाती है वो यहाँ पर गिरती है 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती और ये क्षेत्र शुष्क हो जाते हैं और मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे बड़ा कारण क्या है इस क्षेत्र का बनने का, वो ये है कि इस क्षेत्र में वायु नीचे उतरती है, यही सबसे बड़ा कारण है। आपको कभी कभी 4 पॉइंट्स या 4 विकल्प बनाकर दे दी जाएंगे परीक्षा में, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो 30 डिग्री अक्षांश है जिसको अश्व अक्षांश कहते हैं, उसका बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण यही है कि जो वायु है, जो हवा है, वो नीचे उतरती है। सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है, और इसीलिए इसको उच्च वायुदाब कहते हैं। हमने शुरुआत में ही कल पढ़ा था कि जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु का संचलन होता है। वायु जो बहती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। क्या प्रमुख विशेषता है अश्व अक्षांश की? तो देखो यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, पहली विशेषता तो ये है।
दूसरी विशेषता, इस क्षेत्र में आकाश प्रायः साफ और बादल कम होते हैं। और तीसरी विशेषता, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यह क्षेत्र शुष्क और मरुस्थलीय है। उसके बाद विश्व के अधिकतर मरुस्थल जैसे कि सहारा, कालाहारी, थार, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया, जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया, ये सारे मरुस्थल दुनिया के इसी अक्षांश पर पाए जाते हैं, 30 डिग्री उत्तर में, 30 डिग्री दक्षिण में। और यहाँ से 2 प्रकार की हवाएं निकलती हैं, मैंने आपको कल समझा दिया था। कौन-कौन सी हवाएं निकलती हैं? एक तो व्यापारिक पवनें निकलती हैं और पश्चिमी पवनें निकलती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है और ये हमारी पृथ्वी का जिसकी हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री अक्षांश की, जिसको हम कहते हैं अश्व अक्षांश। ये 30 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ, 30 डिग्री उत्तर में, 30 डिग्री दक्षिण में। तो यहाँ से 2 प्रकार की हवाएं निकलती हैं। कौन-कौन सी निकलती हैं? एक तो इधर से व्यापारिक पवनें निकल कर आती है जो भूमध्य रेखा की ओर बहती है। व्यापारिक पवनें निकलती हैं एक तो, जो भूमध्य रेखा की ओर बहती है, जो स्थायी पवनें कहलाती हैं, वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है, हमने कल पढ़ा था डिटेल में। और जो दूसरी पवनें यहाँ से निकलती है, वो निकलती है पछुआ पवनें, जिनको वेस्टर्लीज बोलते हैं, जो उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाती है। तो यहाँ से जो हमारा अश्व अक्षांश है, यहाँ से 2 प्रकार की हवाएं निकलती हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन-कौन सी? एक तो व्यापारिक पवनें और दूसरा पश्चिमी पवनें, जिनको वेस्टर्लीज कहते हैं, इन्हीं को हम पछुआ पवनें कहते हैं। और ये वेस्टर्लीज यहाँ पर जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 30 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। ये जो वेस्टर्लीज है, ये 30 डिग्री अक्षांश की ओर बहती है, 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में। इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। भाई देखो, एक बार और बता देता हूँ मैं, आप कन्फ्यूज मत रहना बिल्कुल भी। ये वायुदाब जो उच्च है और निम्न है, ये कैसे-कैसे बनता है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, ये हमारी पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर निम्न वायुदाब बनेगा। फिर हमारे पास ये 30 डिग्री उत्तर में है, उसके बाद ये 60 डिग्री उत्तर में है और फिर हमारा ये 90 डिग्री उत्तर में आ गया। उसी प्रकार ये 30 डिग्री दक्षिण में, फिर ये 60 डिग्री दक्षिण में और ये फिर 90 डिग्री दक्षिण में। तो देखो, अगर मैं इनका नामकरण करना चाहूँ तो यहाँ पर बनता है, ये जो 30 डिग्री है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, अर्थात निम्न वायुदाब। कारण ये है कि जो सूर्य है उसकी सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तापमान और दाब दोनों का 36 का आंकड़ा है। अगर तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा और अगर दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये लो प्रेशर कहलाता है। उसके बाद 30 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं, चाहे वो 30 डिग्री अक्षांश उत्तर का हो, चाहे वो दक्षिण का हो। ये मैंने लिखा यहाँ पर 30 डिग्री उत्तर और यहाँ पर मैंने लिखा 30 डिग्री दक्षिण। यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है। और फिर यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है 60 डिग्री उत्तर में, 60 डिग्री दक्षिण में। तो यहाँ पर फिर से लो प्रेशर बनता है, अर्थात निम्न वायुदाब। और फिर जो 90 डिग्री हमारे जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पर फिर से हाई प्रेशर बनता है। तो याद करने के लिए आप ये याद कर लीजिए कि जो हमारा भूमध्य रेखा है, जो डोलड्रम है, जो विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है 0 डिग्री अक्षांश वाली, वहां पर निम्न वायुदाब बनता है। फिर आप ऊपर जाओगे तो हाई बनेगा, नीचे फिर ऊपर जाओगे लो, फिर हाई। तो लो से शुरुआत होती है, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हमने फ्रेंड्स कुछ विशेषता पढ़ी अश्व अक्षांश की। अब महत्व की बात कर लेते हैं, अश्व अक्षांश का क्या महत्व है। देखो, यह क्षेत्र विश्व के मरुस्थलीय प्रदेशों की स्थिति को समझने में मदद करता है, जैसे कि हमने अभी समझे सारे मरुस्थलीय क्षेत्र। और दूसरा महत्व इसका क्या है? दूसरा महत्व है यहाँ से बहने वाली पवनें, जैसे कि ट्रेड, जैसे कि व्यापारिक पवन और पश्चिमी पवन, ये वैश्विक जलवायु और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। बहुत बड़ा महत्व है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहीं से तो बनते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, आप बहुत आसानी से प्रश्नों का जवाब दे दोगे। हमने ये समझ लिया है कि जो अश्व अक्षांश है, यहाँ से व्यापारिक पवनें निकलती है, जो कि भूमध्य सागर की ओर आती, सॉरी, भूमध्य रेखा की ओर आती है। और जो वेस्टर्लीज है, जिसको पश्चिमी पवन कहते हैं, वो उपध्रुवीय की ओर जाती है। तो ये जो दोनों पवनें हैं, व्यापारिक पवन और वेस्टर्ली, जिसको पश्चिम पवन कहते हैं, ये दोनों पवनें महासागरीय धाराओं और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये महत्व है अश्व अक्षांश का। हम अश्व अक्षांश का महत्व समझ रहे हैं। तो तीसरा महत्व क्या होगा अश्व अक्षांश का? तीसरा महत्व ये होगा कि यह कृषि, मानसून और जो समुद्री व्यापार है, उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है अश्व अक्षांश। चलिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से आपकी जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्ता है, क्योंकि इस टॉपिक की, मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक शॉर्ट सारांश तैयार किया है इस अश्व अक्षांश का।
शॉर्ट में ट्रिक मैं इसको कह सकता हूं, आपको 5 पॉइंट याद रखने होंगे और आप अश्व अक्षांश से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। देखो, पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो अश्व अक्षांश है वो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण वाला कहलाता है। 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश है वो अश्व अक्षांश कहलाता है। और इस अश्व अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। इसका बनने का कारण क्या है? कारण ये है कि जो गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होकर नीचे गिरती है। गर्म होकर कहां से उठती है? भूमध्य रेखा से, डोलड्रम से, और फिर ये 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में नीचे गिरती है। ये इसका बनने का कारण है। बात करते हैं जलवायु की, तो यहाँ की जलवायु शुष्क और शुष्कता प्रधान होती है। डेजर्ट क्लाइमेट, जिसको बोलते हैं मरुस्थलीयकरण। यहाँ पर दुनिया के प्रमुख या प्रसिद्ध मरुस्थल पाए जाते हैं। और बात करते हैं इसका प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है, तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल इसी क्षेत्र में बनते हैं और इसका प्रभाव, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वैश्विक जलवायु और महासागरीय धाराओं पर भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अश्व अक्षांश का आपको शॉर्ट्स में एक सारांश दिया। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकता हूं। अब चलते हैं अपने टॉप 30 एमसीक्यूज की ओर। देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हमसे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमारा पवन तंत्र चल रहा है, पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न में आपसे, एक सेकेंड, कभी कभी थोड़ा सा हैंग हो जाता है सिस्टम। एक सेकेंड का टाइम दीजिए फ्रेंड्स। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए। देखो, टॉप 30 एमसीक्यूज जो हमारा पवन तंत्र है, जिसको बोलते हैं विंड सिस्टम। तो जो पहले प्रश्न मैंने रखे हैं इस टॉपिक से रखे हैं, पवन प्रणाली से। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? पहले प्रश्न में कहा गया है कि पवन हमेशा किस दिशा में बहती है। बताइए, ये बताना पड़ेगा क्या? पवन हमेशा किस दिशा में बहेगी? निम्न दाब से उच्च दाब की ओर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर? पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर बी। कल जब हमने क्लास की शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत में यही बताया था कि आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा जो पवन होगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि व्यापारिक पवनें किस दिशा से बहती है। तो बताइए, व्यापारिक पवनें किस दिशा से बहेंगी? व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम दिशा में बहेगी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का मॉनसून किस प्रकार की पवन है। तो बताइए, भारत का मॉनसून किस प्रकार की पवन है? भारत का मॉनसून आवर्तक पवन है। आवर्तक मतलब जो समय समय पर आता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, आवर्तक का मतलब समझ गया ना? मॉनसून के हिसाब से जो हवा है उनकी दिशा बदलती रहती है। भाई, गर्मियों में समुद्र से हवाएं आती है हमारे देश में, और सर्दियों की बात करें तो दिशा पलट जाती है। तो यही आवर्तक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है। बताइए, इसको बताना पड़ेगा क्या? भूमध्य क्षेत्र में कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाएगी? तो भूमध्य क्षेत्र में निम्न वायुदाब पेटी पाई जाएगी। मैंने अभी आपको चित्र बनाकर समझाया। आपको 0 डिग्री का याद रखना है। लो प्रेशर बनता है, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है भूमध्य क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को ही तो हम अश्व अक्षांश कहते हैं। इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड, या हिंदी में बोलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, इसी नाम से तो जाना जाता है इसको। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 6 में बताइए, ध्रुवीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वायुदाब पेटी पाई जाएगी। बताइए, ध्रुवीय क्षेत्र जो है, मैंने भी आपको बताया ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ होंगे? सबसे ऊपर होंगे ना, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे। तो यहाँ पर ये बना लो प्रेशर, फिर 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बना, फिर 60 डिग्री पे लो प्रेशर बना, और फिर 90 प्रेशर, जो 90 डिग्री है वहां पर फिर से हाई प्रेशर बनेगा, अर्थात उच्च दाब पेटी पाई जाएगी। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब पेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, विश्वव्यापी निम्न वायुदाब पेटी किस अक्षांश पर पाई जाती है। मैंने आपको बहुत बार इस पेटी पर जोर देके बताया है। इस पेटी के कई सारे नाम हैं और ये पाई जाती है 0 डिग्री अक्षांश पर।
इसी को विश्वव्यापी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, इसी को उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, इसी को डोलड्रम कहते हैं, इसी को 0 डिग्री निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा, हमसे प्रश्न पूछा गया विश्वव्यापी निम्न वायुदाब पेटी किस अक्षांश पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? देखो फिर से आ गया आप क्वेश्चन। तो जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है उसको क्या कहेंगे? डोलड्रम्स कहेंगे। और जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है जो 30 डिग्री वाली है उसको हॉर्स लैटिट्यूड कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्षेत्र में मतलब किस क्षेत्र में? डोलड्रम की बात चलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर डोलड्रम पर आधारित था, भूमध्य रेखा पर, तो उसी क्षेत्र की बात हो रही है। इस क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा सबसे अधिक होती है? तो बताइए। मैंने कितना जोड़ दिया है? भाई ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, सूर्य की किरणें यहाँ पर लगातार सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ से हवा उठती है, संवहनीय वर्षा करती है। संवहनीय है, इनको बोलते हैं जो हवा सीधी ऊपर उठती है, संवहनीय। तो संवहनात्मक वर्षा होती है, अर्थात हवा नीचे से ऊपर सीधी उठती है और फिर बादलों का निर्माण करती है, वर्षा करती है। तो जो भूमध्य रेखीय है, वहां पर किस प्रकार की वर्षा होगी? संवहनात्मक। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमने कल पढ़ा था अमेजन नदी के बारे में, एंडीज पर्वत से निकलती है। तो यही पूछा गया है कि अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है एंडीज पर्वत से, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है बताइए? एंडीज पर्वत है। तो अमेजन नदी का उद्गम क्षेत्र एंडीज पर्वत। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि अमेजन नदी विश्व की किस दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? किस दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी? बताइए किस दृष्टि से। प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे थे, 11 की, हाँ ठीक है 11 की बात कर रहे थे। अमेजन नदी विश्व की किस दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो बताइए किस दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? जल निकासी की दृष्टि से या जल प्रवाह की दृष्टि से? क्योंकि अमेजन नदी 2,90,000 घन मीटर प्रति सेकंड पानी समुद्र में छोड़ती है प्रति सेकंड। मैंने कल आपको ये फैक्ट बताया था। तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अमेजन नदी विश्व की किस दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। लंबाई की बात करें सबसे लंबी नदी नील नदी है। जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कहा है अमेजन नदी घाटी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए अमेजन नदी घाटी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। मैंने आपको कल बताया था क्यों कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेजन नदी घाटी में विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन यहीं पर बनती है, इसलिए इसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और इसका क्षेत्रफल मैंने कल आपको बताया था, जो अमेजन नदी घाटी है इसका कुल क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश का क्षेत्रफल मैंने आपको कल आइडिया लगाया था 32 पॉइंट कुछ है, 32 पॉइंट कुछ, लगभग चलो 32 ही कह देते हैं। तो हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और जो अमेजन नदी घाटी है उसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आप अनुमान लगा लीजिए हमारे देश के क्षेत्रफल से 2 गुने से भी ज्यादा इस अमेजन नदी का क्षेत्रफल है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण 20% और इसलिए इसको कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि कांगो नदी किस महासागर में गिरती है? तो बताइए कांगो नदी किस महासागर में गिरेगी? कांगो नदी गिरेगी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर में। मैंने आपको बताया था कि कांगो नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। लगभग इस तरह से यहाँ से निकलती है, फिर भूमध्य रेखा को पार करती है, फिर भूमध्य रेखा ऐसे पार करती है और फिर इधर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो कांगो नदी के संबंध में आपको ये फैक्ट भी याद रखना होगा, कभी-कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी एकमात्र नदी है विश्व की जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है कांगो नदी। और कौन से महासागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि कांगो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बताइए कांगो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने आपको कल बताया था, लुआलावा क्षेत्र है जाम्बिया में, वहां से इसका उद्गम होता है। देखो ये विक्टोरिया झील हमने कल पढ़ा था नील नदी के बारे में। विक्टोरिया झील और टाना झील ये दोनों झील नील नदी से संबंधित है। कल हमने ये पढ़ा था कि जो यहाँ पर हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर एक विक्टोरिया झील पाई जाती है और ये विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और एक देश और है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नील, और एक इधर टाना झील है जो कि इथियोपिया देश में है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी। यहाँ से निकली श्वेत नदी और यहाँ से निकली नील नदी, और ये यहाँ से दोनों मिलके आगे जाती हैं। इसको बोलते हैं
नील नदी। और ये कर्क रेखा को भी पार करके जब जाती है, भूमध्य रेखा से निकलती है और कर्क रेखा पार करके तब भूमध्य सागर में गिरती है। और ये जो यहाँ पर जो दोनों का संगम होता है, मैंने आपको कल बताया था, ये सूडान में होता है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, और यहाँ से फिर आगे बहती है, ये मिस्र में पूरी निकल कर जाती है, और इसको मिस्र की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो विक्टोरिया झील और टाना झील है, ये नील नदी से संबंधित है। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है, कांगो नदी किस प्रकार के वन क्षेत्र से होकर बहती है? तो कांगो नदी किस प्रकार के वन क्षेत्र से होकर बहेगी? क्योंकि हमने पढ़ा है ये सारी नदियां डोलरम क्षेत्र में है, तो चाहे वो कांगो नदी हो, चाहे वो अमेजन नदी हो, ये सारी नदियां जो डोलरम क्षेत्र में है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र से होकर बहती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में कहा है, नील नदी विश्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो बताइए, लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है नील नदी। लंबाई की बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी नील नदी, और जल प्रवाह की बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि बताइए, श्वेत नील का उद्गम कहाँ से होता है? देखो अभी मैंने आपको बताया, श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, और नीली नील का उद्गम टाना झील से होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। देखो वही आ गया प्रश्न नंबर 18, इसको बताने की जरूरत है क्या? इसको नीली नील कह देते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसको कह देते हैं नीला नील। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, नीला नील या नीली नील का? इसका उद्गम होता है टाना झील से, जो कि इथियोपिया में है। मैंने आपको कल भी बहुत डिटेल में बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, जो नील नदी है वो यहाँ से बनती है। सूडान की एक राजधानी है खार्तूम, तो इस खार्तूम में इधर से एक नदी निकल कर आती है टाना झील से, जिसका नाम है नीली नील। और इधर एक विक्टोरिया झील है, जो कि यहाँ पर भूमध्य सागर पर एकदम स्थित है, 3 देशों का संगम है यहाँ पर। यहाँ से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है श्वेत नील। तो ये श्वेत नील और इधर से नीली नील दोनों आपस में मिलती है यहाँ पर सूडान की राजधानी में खार्तूम में। फिर यहाँ से आगे जो नदी बहती है, दोनों का मिलने के बाद उसको बोलते हैं नील नदी, और ये मिस्र से होकर बहती है। इसको मिस्र की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो हमसे यही पूछा गया कि जो नीली नदी है, जो नीला नील है, वो कहाँ से बहता है? तो वो टाना झील से बहता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। देखो इसमें कहा है, इंडोनेशिया विश्व का कौन सा देश है? तो बताइए, आज ही हमने पढ़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश इंडोनेशिया है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? मैंने आपको बताया था, इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी जकार्ता। कहाँ है इंडोनेशिया की राजधानी, कहाँ है? तो कहाँ है इंडोनेशिया की राजधानी? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ऑप्शन नंबर बी। ये पुरानी राजधानी है। नई राजधानी आप कमेंट कीजिए, इंडोनेशिया इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। किस द्वीप को स्पाइस आइलैंड कहा जाता है? स्पाइस आइलैंड किस देश को कहा जाता है? वो है मलुकू। मलुकू द्वीप है, इसको कहते हैं स्पाइस आइलैंड। मैंने पीडीएफ में छोटे छोटे फैक्ट आपको दिए हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम, उसको आप ज्वाइन कीजिए। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, न्यू गिनी विश्व का कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो बताइए, सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी दूसरा है, पहला मैंने आपको याद करो जो पढ़ाया था, ब्रैकेट में लिखा था, पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको याद है? ग्रीनलैंड। तो हमसे ये पूछा है कि न्यू गिनी विश्व का कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है कि जो न्यू गिनी पूर्वी भाग किस देश में है? न्यू गिनी का पूर्वी भाग किस देश में है? तो बताइए कौन सा देश है जिसका मतलब न्यू गिनी का पूर्वी भाग पापुआ न्यू गिनी में है? प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। न्यू गिनी का पश्चिमी भाग किस देश में है? तो बताइए, न्यू गिनी का पश्चिमी भाग किस देश में है? तो न्यू गिनी का पश्चिमी भाग इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में हमारे जो प्रश्न है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं अशु अक्षांश, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसको आप काट दीजिए। हमारे जो आगे के प्रश्न है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पर आधारित है। तो देखो प्रश्न नंबर 25 में क्या कहा गया है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी किस अक्षांश पर बनती है? तो बताइए किस अक्षांश पर बनती है? ये बनती है 30 डिग्री पर। अब तो मुझे इसको बताना नहीं चाहिए वैसे, पर फिर भी आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है, इस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस क्षेत्र में? उपोष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? शुष्क और मरुस्थलीय। अशु अक्षांश मरुस्थल यहीं पर बनते हैं, तो जलवायु शुष्क और मरुस्थलीय होगी। चलिए प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है,
विश्व के अधिकांश मरुस्थल किस वायुदाब पेटी में पाए जाते हैं? तो बताइए, इसको बताना पड़ेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाए जाते हैं विश्व के अधिकांश मरुस्थल। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 में क्या कहा गया देखते हैं। देखो, ये कोरियोलिस बल पर आधारित आपका प्रश्न है। आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि कोरियोलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है। तो मैंने आपको डिटेल में कल समझाया था, कोरियोलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है। ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। फिर से कोरियोलिस बल पर आपका क्वेश्चन नंबर 29, कोरियोलिस बल का प्रभाव कहाँ शून्य होता है? मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? बताइए, कोरियोलिस बल कहाँ पर शून्य होगा? तो कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होगा। आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आपने बहुत आसानी से दिया होगा। और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे कोरियोलिस बल का प्रभाव बढ़ता जाता है। प्रश्न नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और प्रश्न में कहा गया है कि ये बताइए, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल गतिशील वस्तुओं को किस ओर मोड़ता है? बताइए, किस ओर मोड़ता है? बाईं ओर मोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पवन तंत्र जिसको बोलते हैं विंड सिस्टम आज समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। एक बार फिर से जाते जाते आपसे अपील है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप प्लीज इसको शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।